हो सकता है ऐसा कि एक ही व्यक्ति तीनों कोर्स एक साथ करें। अब इसके पास एक मशीन है, ये कौन सी मशीन है? चेयर मेकिंग मशीन। कौन सी मशीन है? चेयर में। इसका काम है कि ये प्लास्टिक की जो चेयर्स होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करता है और चेयर्स को बनाकर मार्केट में बेचता है, ये इसका काम है। अब उन मशीन को बनाने के लिए इसने ये मशीन खरीदी थी, जो कि खरीदी थी 5 करोड़ रुपए की। ध्यान से देखना, कितने की खरीदी थी? 5 करोड़ की। और इस मशीन की जो फुल कैपेसिटी है वो है, अगर आप 24/7 भी इस पर काम करेंगे तो 1 मंथ में सिर्फ 2 लाख यूनिट बना सकते हैं। कितनी? 2 लाख यूनिट, मतलब 2 लाख चेयर बना सकते हैं आप अगर 24/7 भी काम करेंगे। तो इसकी महीने की फुल कैपेसिटी है 2 लाख चेयर। अब होता क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया दिल्ली से, तो ये है दिल्ली की चेयर मार्केट, दिल्ली चेयर मार्केट। अब इस चेयर मार्केट से इसको मिलता है ऑर्डर, मिस्टर ए को ऑर्डर मिलेगा। जो ऑर्डर मिलता है ना इसको, वो मिलेगा 1,60,000 यूनिट्स का। हम बेटा ये एग्जाम्पल है तो एज्यूम कर रहे हैं हम कि 1,60,000 यूनिट का, और हम ये भी मानकर चलेंगे कि हर महीने पर मंथ इसको मिलेगा 1,60,000 यूनिट का पर मंथ मिलेगा इसको ऑर्डर। अब ये क्या करेगा, अपनी इस मशीन से 1,60,000 यूनिट बनाकर और यहाँ बेच देगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि आपको ऑर्डर तो मिला 1,60,000 यूनिट का, आपकी कैपेसिटी है 2 लाख यूनिट बनाने की, तो आप कितना बनाएंगे? 2 लाख यूनिट बनाएंगे कि 1,60,000 बनाएंगे? तो भाई जितने का ऑर्डर मिला है हम उतने बनाएंगे। कुछ बच्चे अगर ये बोलते हैं कि सर हम 2 लाख बनाएंगे क्योंकि हम बना सकते हैं 2 लाख, तो भाई उसको बेचोगे कहाँ पर? आपके पास ऑर्डर ही नहीं है कि अगले महीने बेच देंगे सर, तो अगले महीने भी तो फिर आपको 1,60,000 का ऑर्डर ही मिलेगा और फिर कैपेसिटी 2 लाख है, फिर अगले महीने फिर 2 लाख बनाओगे, फिर 1,60 बेचोगे, ऐसे तो हर महीने जो 40,000 यूनिट है वो आपका स्टॉक बनता जाएगा। ठीक है, तो सेल भी तो होना चाहिए ना, बनाने से काम थोड़ी चलेगा। ठीक है, तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमें 2 लाख यूनिट बनानी चाहिए वो गलत है। ऑर्डर जितने का मिला है उतनी ही यूनिट बनेगी। तो हमने क्या किया, इसने ऑर्डर लिया 1,60,000 का, अपनी फैक्ट्री में मशीन से 1,60,000 यूनिट बनाई और इसने फिर इस मार्केट में 1,60,000 यूनिट को, यूनिट मतलब चेयर जो हमने एग्जाम्पल लिया, सोल्ड कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। अब देखो भाई, कोई भी बच्चा अगर सीए है, सीएस है, सीएमए है, तो उनसे बढ़िया बिजनेस कोई भी नहीं कर सकता। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसको एक दिक्कत हो रही है क्या, कि मैंने 5 करोड़ रुपए लगाकर एक मशीन खरीदी। ठीक है, अब ये मशीन का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड। डिमांड कितनी है सिर्फ मार्केट की? 1,60,000 यूनिट। और आप बोलेंगे सर और कोई मार्केट में चले जाओ, भाई दिल्ली में मान लो एक ही मार्केट है और यही है शेयर मार्केट, मतलब पूरा सर्च कर लिया हमने, हमें सिर्फ 1,60,000 ही मिल रही है ऑर्डर। तो अब हम फुल कैपेसिटी जो है 2 लाख की, उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे मशीन का। मतलब मैं 2 लाख ऊपर से एक्स्ट्रा 40,000 यूनिट बना सकता हूँ, लेकिन नहीं बना पा रहे हूँ ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड। अब मैंने सेल नहीं, यूनिट नहीं बन रही तो सेल भी नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट कम आएगा, तो भाई मेरा प्रॉफिट भी कम आ रहा है। ठीक है, सेल होनी चाहिए थी ना ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास कैपेसिटी है सेल करने की। तो इस समस्या के समाधान के लिए इसने क्या किया, मिस्टर ए ने, मिस्टर ए दिमाग लगाता है किसी और स्टेट्स में, दिल्ली के जो आसपास के स्टेट हैं, जैसे वो हरियाणा गया, वहाँ भी उसको कोई मार्केट नहीं मिली जहाँ पर वो अपनी एक्स्ट्रा 40,000 यूनिट बेच सकें। वो पंजाब गया, वहाँ भी कोई उसको मार्केट नहीं मिली। वो बिहार गया, वहाँ भी कोई मिली नहीं। फिर एक लास्ट में वो यूपी में गया। यूपी अपने आप में बहुत बड़ा स्टेट है, तो यूपी के अंदर उसको एक और दिल्ली से भी बड़ी यूपी चेयर मार्केट, यूपी चेयर मार्केट में। अब कहते हैं बेटा आपको पता है कि हमें बिजनेस वहीं करना चाहिए जहां पर हमें उस मार्केट की पूरी नॉलेज हो, उसके वहाँ के एनवायरनमेंट की नॉलेज हो, वहाँ के लोगों की नॉलेज हो, वहाँ जो बिज़नेस कर रहे हैं ऑलरेडी वो कैसे हैं, तमाम नॉलेज हमें होनी चाहिए, तब जाकर हमें बिज़नेस करना चाहिए। अब मैंने पहले ही कहा था कि मिस्टर ए दिल्ली का रहने वाला है, ये आज के
आज तक दिल्ली से बाहर गया ही नहीं, तो इसको यूपी के बारे में नॉलेज कैसे होगी और ख़ासकर इस मार्केट के बारे में नॉलेज कैसे होगी। तो इसने कहा कि भाई मैं इसमें यहाँ पर डिमांड तो बहुत है लेकिन मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो इस समस्या के समाधान के लिए इसने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो मिस्टर बी, ये है मिस्टर बी, जो यूपी का रहने वाला है, जो यूपी का रहने वाला है और ख़ासकर इस मार्केट के बारे में नॉलेज रखता है। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से बात की, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से बात की, क्या कि भाई तुम मेरी यूनिट्स बिकवा दो 40,000 और मैं बदले में तुम्हें कमीशन दूंगा। इसने कहा ओके, ये भी बेरोजगार बैठा हुआ था, इसने कहा ओके मैं बिकवा देता हूँ और आप मुझे कमीशन दे देना, ठीक है। तो इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हो गया। अगर आप ये समझते हैं कि इन दोनों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ, कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि इन दोनों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ वो कंसाइनमेंट है, वो कंसाइनमेंट नहीं है। अब देखिए होगा क्या, अब मिस्टर ए, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, जो मिस्टर ए है वो दो तरह की ट्रांजैक्शन करेगा। एक तो दिल्ली में ही सोल्ड कर रहा है, कितना सोल्ड कर रहा है दिल्ली में, 1,60,000 यूनिट, और 40,000 यूनिट जो अब वो बनाएगा, एक्स्ट्रा यूनिट बनाएगा, वो भेज रहा है अपने बंदे को, मिस्टर बी को, मिस्टर बी को, ठीक है। तो कंसाइनमेंट चैप्टर जब हम पढ़ रहे हैं उसमें ये जो 1,60,000 यूनिट सोल्ड की है हमने, ये है सोल्ड, सोल्ड की है, इसको तो कंसिडर नहीं करेंगे कंसाइनमेंट में, क्योंकि ये तो ट्रेडिंग के बाय, सेल कहाँ थी, ट्रेडिंग के बाय में डालेंगे इसको। तो कंसाइनमेंट में सिर्फ ए और बी के बीच होने वाली ये 40,000 जो यूनिट की जो ट्रांजेक्शन है ना, इसका रिकॉर्ड रखेंगे, ठीक है। मैंने अभी तक कंसाइनमेंट का मतलब नहीं बताया आपको, सिर्फ इसका रिकॉर्ड रखेंगे 40,000 यूनिट्स का। अब ये जो 40,000 यूनिट हैं, जब मिस्टर ए मिस्टर बी को भेजेगा कि भाई तो बिकवा दे, तो ये सेल नहीं है, ये सेंड है, जस्ट लाइक सेंड। तो मिस्टर बी क्या करेगा, फिर इसको मिस्टर बी बिकवाएगा आगे पब्लिक को, ऐसे, समझे। तो आप ध्यान रखना, ये 100% सेल है, ये सेल नहीं है। अगर मिस्टर बी नहीं बिकवा पाया तो ये वापस से इसको सामान भेजेगा, हाँ भाई बिल्कुल भेजेगा, तो ये सेल नहीं है। तो कंसाइनमेंट के अंदर मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच होने वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। मैंने अभी भी कंसाइनमेंट का मतलब नहीं समझाया, अब समझते हैं कंसाइनमेंट का मतलब। ये देखिए, ये है भाई हमारा एग्जाम्पल, ध्यान रखना, एग्जाम्पल में हमने 2 लाख यूनिट ली थी, जिसमें से 1,60,000 वो दिल्ली में बिकवा रहा था और 40,000 यूनिट वो अपने लड़के को भेज रहा है जिसका नाम है बी। ये है मिस्टर ए, कहाँ का रहने वाला है, दिल्ली का, ठीक है। और ये सामान का जो गुड्स हैं उनका क्या है, ये ऑनर। अब इसको इस चैप्टर में हम ना तो ए बोलेंगे, ना दिल्ली वाला बोलेंगे, ना ऑनर बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंसाइनर। क्या बोलेंगे, कंसाइनर। ऐसे ही ये मिस्टर बी है, मिस्टर बी, ये कहाँ का रहने वाला है, यूपी का। ये सामान का क्या है, एजेंट, मतलब ये एक तरह से एजेंट। तो हम ना इसको बी बोलेंगे, ना यूपी वाला बोलेंगे, ना एजेंट बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंसाइनी, कंसाइनी। तो मैंने कहा कंसाइनमेंट चैप्टर के अंदर जो पार्टी होती है वो 2 पार्टी होंगी, कौन सा, कंसाइनर और कंसाइनी, ठीक है। अब ये जो सामान भेज रहा है, ये जो सामान भेजा गुड्स, कितनी यूनिट भेजी इसने, 40,000 यूनिट्स, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 40,000 यूनिट्स जो भेजी चेयर्स, इसी 40,000 यूनिट्स को, इसी सामान को बोलते हैं कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट। तो अब आप देखेंगे मिस्टर कंसाइनर ने कंसाइनी को कंसाइनमेंट भेजा, तो ये बन गया क्या, कंसाइनर ने कंसाइनी को कंसाइनमेंट भेजा। अब अगर आप कभी रेलवे स्टेशन पे गए होंगे तो वहाँ पर यही लैंग्वेज यूज़ होती है कि मान लो आप ट्रेन से अपना सामान भिजवा रहे हैं कहीं पर, तो वो क्या बोलेंगे कि भाई वहाँ आप क्या शब्द यूज़ करेंगे, या जो पर्चे काट कर देते हैं वो क्या शब्द यूज़ करेंगे कि आपका कंसाइनमेंट चला गया, आपका कंसाइनमेंट आ गया, इस तरह का। तो गुड्स का जो सामान होता है ना, उसके लिए शब्द यूज़ करते हैं कंसाइनमेंट, ठीक है। तो चैप्टर का नाम अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है मिस्टर
ए मतलब कंसाइनर। अब मैं कंसाइनर शब्द यूज करूंगा, ना कि मिस्टर ए मिस्टर बी। और ये है मिस्टर बी मतलब कंसाइनी। अब देखिए, ये बैठा हुआ है दिल्ली में, ये बैठा हुआ है यूपी में। अब ये इसको सामान भेजेगा भाई, कौन सामान भेजेगा? कंसाइनर कंसाइनी को सामान भेजेगा। यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है बेटा, तो उसका एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, छोटा सा नहीं, एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं। अब जो पास में ही है हमारे, मेरठ। तो दिल्ली से, दिल्ली के बॉर्डर से मेरठ की दूरी लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है। तो मिस्टर ए जो बैठा हुआ है दिल्ली में, इसको सामान भेजना है मिस्टर बी को मतलब कंसाइनी को मेरठ में। अब 50-60 किलोमीटर की दूरी पर सामान भेजना है। क्या सामान उड़ के जाएगा क्या? नहीं, सामान उड़ के नहीं जाएगा। सामान भेजने के कुछ खर्चे होंगे, कुछ खर्चे ये करेगा, कुछ खर्चे रिसीव करने के ये करेगा, और ये रिसीव करने के ये करेगा, और भेजने के कंसाइनर करेगा। अब देखिए वो खर्चे इंपॉर्टेंट खर्चे हैं बेटा, ध्यान से सुनना। अगर ये खर्चे आपने अच्छे से नहीं ध्यान में रखे तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले कंसाइनर के एक्सपेंस, कंसाइनर एक्सपेंस क्या? कंसाइनर एक्सपेंस। कंसाइनर एक्सपेंस क्या होते हैं? सबसे पहले कौन सा एक्सपेंस करेगा कंसाइनर? आप ही बताओ मुझे, कौन सा एक्सपेंस करेगा? देखिए, अभी तक जो कंसाइनर था वो यूनिट बना रहा था 1,60,000, क्योंकि उसके पास 1,60,000 का ही ऑर्डर था। लेकिन अब क्या किया उसने, मैंने बताया, उसने एक एजेंट रख लिया अपना जो यूपी में है। मैं एजेंट नहीं बोलूँगा, कंसाइनी बोलूँगा यहाँ पर। कंसाइनी रख लिया अपना जो यूपी में। अब वो उसको भी 40,000 यूनिट बनाकर भेजेगा। तो अभी तक जो कंसाइनर सामान बना रहा था वो 1,60,000 बना रहा था, तो उस पर मान लो खर्चा आ रहा था 100 रुपये का 1,60,000 यूनिट बनाने पर। तो क्या 2 लाख यूनिट बनाने पर भी 100 रुपये का खर्चा आएगा क्या? नहीं भाई, एक्स्ट्रा 40,000 यूनिट बन रही है तो एक्स्ट्रा खर्चा भी तो आएगा ना, तो वही एक्सपेंस। तो हम इसको लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मतलब जो एक्स्ट्रा 40,000 यूनिट बनाने का खर्चा है, इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट। तो पहला खर्चा तो ये हो गया, किसका? कौन करेगा खर्चे? कंसाइनर करेगा। दूसरा खर्चा किसका है? दूसरा खर्चा क्या होगा बता सकते हो भाई? सामान बनकर तैयार हो गया, अब करेंगे हम उसकी पैकिंग, क्योंकि सामान 50-60 किलोमीटर दूर भेजना है, काफ़ी डिस्टेंस से होता है ये, तो उसकी अच्छे से पैकिंग करेंगे, पैकिंग का खर्चा, पैकिंग। चलो जी, सामान की पैकिंग भी हो गई। अब तीसरा खर्चा क्या होगा? एक ये खर्चे याद रखना भाई, यही खर्चे आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेंगे। तीसरा, तीसरा क्या होगा? हमने पैकिंग तो कर दिया, अब करेंगे उसकी लोडिंग। लोडिंग कैसे करेंगे कि मान लो हमारा जो सामान है वो हमने 3rd फ्लोर पर हम सामान बनाते हैं अपना, और नीचे हमारा छोटा टेम्पो खड़ा हुआ है जो लेके जाएगा सामान। तो हमने कुछ रिक्शा वालों को या कुछ मजदूरों को बुलाया, हमने कहा कि भाई 3rd फ्लोर से सामान उठाकर इसमें लोड करा दें, तो वो लोडिंग, लोडिंग का खर्चा। चौथा खर्चा क्या होगा? लोडिंग भी हो गई। अब वो जो ड्राइवर है, जो हमारे जो छोटा हाथी मतलब ये छोटा ट्रक लेकर जाएगा, वो भी तो भाड़ा लेगा ना भाई, कैरेज, कैरेज। ठीक है। अब क्योंकि 50, अगला खर्चा क्या होगा? क्योंकि 50-60 किलोमीटर दूर आगे सामान जाना है, तो भाई इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। ट्रांजिट का, ट्रांजिट मतलब रास्ते में सामान जा रहा है भाई, कुछ भी हो सकता है, तो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, आप पूरा याद रखना, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। ठीक है, चलो ये भी हो गया। और क्या हो सकता है खर्चा, बताओ क्या खर्चा हो सकता है? ड्यूटी एंड टैक्स, ड्यूटी एंड टैक्स। ये ड्यूटी एंड टैक्स का खर्चा भाई, जब आप अगर आप दिल्ली से मेरठ जाते हैं तो बीच में टोल प्लाजा आता है, तो वहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ता है, तो उसको हम ड्यूटी एंड टैक्स, क्योंकि वो सरकारी महकमे में जा रहा है,
तो उसको हम ड्यूटी एंड टैक्स बोलेंगे, ठीक है। और एक और खर्चा लिख लेते हैं हम यहाँ, अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में क्या होगा, अदर एक्सपेंस में जो हमारा ट्रक चलाकर लेके जा रहा है ड्राइवर, उसका चाय पानी का खर्चा जब तक वो सामान सही सलामत नहीं पहुंचा देता, तो बीच में अगर वो कुछ खाता पीता है या फिर खाना वाना खाता है तो उसका जो भी खर्चा होगा वो हम ही देंगे, मतलब कंसाइनर देगा। ये खर्चे होते हैं, आपने एक एक खर्चे को देखा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, पैकिंग, लोडिंग, कैरेज, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ड्यूटी एंड टैक्स और अदर एक्सपेंसेस, ये होते हैं सारे के सारे कंसाइनर। अब इतना खर्चा करने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद कंसाइनर के यहाँ से सामान निकल जाता है। और देखो कितना मतलब ये तो जो बनने का लगा है वो तो ही, और भी बाकी इतना खर्चा। अब एक बात याद रखेंगे आप, आपके एग्ज़ाम में पूछता है, हमेशा पूछता है कि कंसाइनर के सारे एक्सपेंस, सारे के सारे जितने, इतने ही मिलेंगे आपको, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। कंसाइनर के सारे एक्सपेंस अगर और भी इसमें डाल दूँ, जो भी है, जो यहाँ लिखे हुए वो भी और जो यहाँ लिखे नहीं हुए वो भी, सारे एक्सपेंस किस नेचर के होते हैं, नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग किस नेचर के होते हैं, नॉन रेकरिंग नेचर के। नॉन रेकरिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे खर्चे जो सिर्फ एक बार किए जाते हैं, बार बार नहीं होते। अब देखिए, मान लो मैंने जनवरी में सामान भेजा, जनवरी में 40,000 यूनिट भेजी, फिर फरवरी में 40,000 यूनिट भेजूंगा, तो एक स्लॉट पर, पहले जनवरी का लेना, जनवरी में भेजा मैंने, तो जनवरी में जो 40,000 यूनिट बना, उनको बनाने का खर्चा एक बार ही होगा। तो देखो, उसकी पैकिंग भी एक बार होगी, लोडिंग भी एक बार होगी, कैरिज भी एक बार होगी, इंश्योरेंस ट्रांजिट भी एक बार होगा, ड्यूटी एंड टैक्स भी एक बार होगा, और अदर एक्सपेंस भी एक बार होंगे। तो ऐसा खर्चा जो एक स्लॉट पर सिर्फ एक बार आ रहा है, 40,000 यूनिट पर, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से बोल रहा हूँ, एक बार आया। अब आप पूछोगे सर ये तो अगले महीने भी होगा, अरे अगले महीने दूसरी 40,000 यूनिट होंगी ना भाई, ठीक है। तो ऐसे खर्चे जो सिर्फ एक बार होते हैं, बार बार नहीं होते, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। कौन से, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अब सामान यहाँ से तो निकल गया, अब ये कंसाइनी एक्सपेंस करेगा, क्योंकि इसने कंसाइनर ने भेजने के एक्सपेंस करे हैं, तो ये रिसीव करने के एक्सपेंस करेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ जाता है, सर कंसाइनी जो एक्सपेंस कर रहा है क्या वो अपनी जेब से देगा? भाई देखो, अभी कुछ समय के लिए वो अपनी जेब से दे सकता है, लेकिन फाइनली वो रिम्बर्स किससे कर लेगा, कंसाइनर से कर लेगा। कुछ समय के लिए भी वो अपनी जेब से दे सकता है। तो इसके क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? तो पहला खर्चा इसका क्या होगा, पहला फर्स्ट, ये सबको पता होता है, इसका पहला खर्चा होगा, यहाँ लोडिंग कराया था तो यहाँ अनलोड होगा, अनलोडिंग, वहाँ लोडिंग हुआ था तो यहाँ अनलोडिंग होगा। दूसरा खर्चा इसका क्या था, ड्यूटी टैक्स ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई भी ऑक्ट्राई मतलब चुंगी। ये ड्यूटी टैक्स में क्यों बोल रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है बेटा, जहाँ हमारा सामान उतर रहा है वहाँ पर जहाँ हमारा सामान उतरा है वहाँ पर पुलिस वाले मिल जाते हैं। तो जब सामान अनलोड हो रहा होता है तो पुलिस वाले चेक करते हैं कि भाई ये क्या है क्या है, अगर कुछ मान लो थोड़ा, तो उनको भी हमें कुछ पैसे वैसे देने पड़ जाते हैं। तो मैं यहाँ ये तो नहीं बोलूँगा हमें उनको रिश्वत देनी पड़ जाती है, क्योंकि सरकारी आदमी को जा रहे तो हम ड्यूटी टैक्स इस तरह से बोल सकते हैं। और एक खर्चा और लिखते हैं हम यहाँ, कैरेज। कैरेज मतलब भाड़ा। ये क्यों लिखा मैंने, सर भाड़ा तो लग चुका, ये इसलिए लिखा क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो गोडाउन है जहाँ पर सामान रखवाना है कंसाइनी के यहाँ पर, वो पतली सी गली में है, वहाँ पर नहीं जा सकता, जो टेम्पो है हमारा वो या ट्रक है वो नहीं जा सकता। तो 500 मीटर पहले ही हमने अनलोड करा लिया। अब 500 मीटर जहाँ अनलोड कराया वहाँ से कौन लेके जाएगा उस तक, मजदूर लेके जाएंगे रिक्शा में या सर पर रख कर, ठीक है। तो वो जो उनको जो पेमेंट दिया जाएगा उसको कैरेज बोल रहा हूँ मैं। तो ये तीन खर्चे याद रखेंगे आप। ये तीन खर्चे कंसाइनी के किस नेचर के होते हैं, नॉन रेकरिंग। किस नेचर के, नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग नेचर के। नॉन रेकरिंग मतलब मैंने अभी बताया, ऐसे खर्चे जो एक बार, देखो अनलोड एक बार होगा, ड्यूटी टैक्स ऑक्ट्रा एक बार दिया जाएगा और कैरेज भी एक बार होगा। लेकिन इसके और भी खर्चे हैं, कितने लिख सकता हूँ इसके खर्चे। चौथा खर्चा, इसने रेंट, रेंट का जो खर्चा है, मान लो जो गोडाउन लिया है इसने रेंट पर, वो वाला खर्चा। उसके बाद इंश्योरेंस,
आप बोलोगे सर इंश्योरेंस तो करा लिया था हमने, भाई इंश्योरेंस ये ट्रांजिट का था, जैसे सामान सही सलामत पहुंचा तो ये इंश्योरेंस खत्म। अब ये इंश्योरेंस है गोडाउन का, गोडाउन में भी तो पड़े पड़े आग लग सकती है ना। छठा एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या है कि भाई कंसाइनी ने सामान बिकवाने के लिए कुछ ऐड किया तो उसका खर्चा। सातवां सैलरी, सैलरी मतलब कंसाइनी ने अपने अंडर में 2 ऐसे लड़कों को रखा है जो उसका सामान बिकवा सकें, तो सैलरी। तो आप बोलोगे कि सर क्या कंसाइनी ऐसा ऐसा सब कुछ कर सकते हैं? भाई जितना भी इसने रेंट गोडाउन जो रेंट लिया, कितने रेंट पर लिया, इंश्योरेंस कराना है कि नहीं कराना, एडवर्टीजमेंट कराना है कि नहीं कराना, बंदों को रखना है कि नहीं रखना अपने अंडर में, ये सारा काम ये किससे पूछ के कर रहा है? कंसाइनर, कंसाइनी कंसाइनर से पूछ के कर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली अभी ये अपनी जेब से कर रहा है, ये अपन जो खर्चे हैं किससे रिम्बर्स करेगा? इसी से रिम्बर्स करेगा। तो ये सब कुछ इसी के आधार पर कर रहा है, इसी के बिहाफ पर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रेंट, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, और इसमें और जोड़ देता हूँ मैं अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस क्या? अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में वही बेटा, इसने जो बंदे रखे हुए हैं जो उनके चाय पानी गुटखा बीड़ी सिगरेट का खर्चा, वो अदर एक्सपेंस में आ जाता है। अब देखो मैंने अलग अलग क्यों लिखा, ये जो ऊपर के 3 थे ये तो थे नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, लेकिन ये जो हैं ये वाले अभी जो लिखे ये है रेकरिंग। रेकरिंग मतलब ये एक स्लॉट पर बार बार हो सकते हैं। अब देखिए रेंट, रेंट मुझे बार बार देना पड़ सकता है। मान लो जनवरी में मैंने 40,000 यूनिट भेजी थी, अब वो गोडाउन में रखी है, जनवरी पूरी जनवरी नहीं बिकी, फरवरी भी नहीं बिकी, तो एक ही यूनिट पर जनवरी का भी रेंट गया, फरवरी का भी। तो जो खर्चे बार बार हो सकते हैं एक यूनिट पर, वो क्या कहलाएंगे? रेकरिंग। इंश्योरेंस बार बार कराया जा सकता है, कैसे? आपने सिर्फ कहा था 1 महीने का कराया था आपने, अब आपने बोला 1 महीने में बिक जाएगा, लेकिन नहीं बिका, फिर दोबारा कराना पड़ गया। एडवर्टीजमेंट बार बार कराया जा सकता है एक यूनिट पर। सैलरी बार बार दी जा सकती है एक यूनिट पर। क्यों? क्योंकि भाई बंदे तो सैलरी लेंगे ना, आपकी यूनिट बिके या ना बिके, आपने तो उनको फिक्स पर रखा है ना, तो एक यूनिट पर बार बार। अदर एक्सपेंस भी, अब आप बोलेंगे सर अदर एक्सपेंस यहाँ भी है, यहाँ अपने, क्योंकि बेटा ये डिपेंड ऑन सर्कमस्टांस। अगर कंसाइनर के एक्सपेंस में अदर एक्सपेंस है तो उसको हम नॉन रेकरिंग कंसिडर करेंगे, और कंसाइनी के में अदर एक्सपेंस है तो उसको हम रेकरिंग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन बन जाता है कि जो कंसाइनर है, आपके पास यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि जो कंसाइनर है, कंसाइनर के सारे एक्सपेंस किस नेचर के? नॉन रेकरिंग। और कंसाइनी के दोनों नेचर के, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग दोनों। अगर आपका एग्ज़ाम थोड़ा टफ आता है तो भाई वो ये नहीं बता, सिर्फ आपको खर्चे दे देगा, और आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि भाई ये रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग है। लेकिन अगर ईजी आता है तो आपको बता देगा ये रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है, ठीक है। तो देखिए जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हमारा धीरे धीरे ये सब चीज़ कवर हो जाएगी कि भाई रेकरिंग कौन से, नॉन रेकरिंग कौन से। 1-2 क्वेश्चन करने के बाद ये सब चीज़ें आ जाती हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए होगा क्या, अब सामान इतना झमेला पालने के बाद, हमने इतना झमेला क्यों पाला? इसने भी खर्चे किए, इसने, अरे भाई सामान बिकवाने के लिए। अब सामान आ चुका कंसाइनी के पास, तो कंसाइनी अब क्या करेगा? इस सामान को आगे बिकवाएगा। किन को बिकवाएगा? ये कौन है? कस्टमर्स, पब्लिक। कौन है? पब्लिक, ये पब्लिक है, ठीक है। अब इसको सामान ये क्या करेगा? सोल्ड करेगा। हम यहाँ पर इस बात का जिक्र नहीं करेंगे कि ये जो सेल कर रहा है, सोल्ड कर रहा है, ये कैश में कर रहा है कि क्रेडिट में, ये आगे करेंगे जिक्र। आप अभी मानेंगे सेल कर रहा है, ठीक है। अब जब कंसाइनी ने किसको सेल कर दिया? पब्लिक को, तो पब्लिक कंसाइनी को क्या देगी? कलेक्शन। कंसाइनी के पास जो कलेक्शन आएगा, अब इस कलेक्शन में से सबसे पहले कंसाइनी क्या माइनस करेगा? अपने द्वारा किए गए खर्चे। अब आप देखो, या तो ये पूरा का पूरा कलेक्शन उठा के कंसाइनी कंसाइनर को दे दे, और फिर उससे बोले भाई मेरा कमीशन भी दे दो, मेरा एक्सपेंस भी दे दो, या तो ऐसा कर ले, या फिर ऐसा कर ले कि वो पहले ही कलेक्शन, अपने जो कलेक्शन आया उसके पास, उसमें से अपना सारा जो उसने खर्चे किए वो काट कर, जो उसने कमीशन तय किया है वो काट कर, बाकी उसको भेज दे। तो पहले ये, तो दूसरा जो चीज़ है वो अच्छा लग रहा है मेरे को। पहले ऑल एक्सपेंस माइनस करेगा अपने जो कंसाइनी ने किए, फिर कमीशन माइनस करेगा, और फिर जो बचा रिमेनिंग अमाउंट, ये किसको भेज देगा? ये भेज देगा सीधा कंसाइनर को। किसको? इसी को ही बोलते हैं रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब भेजना, ठीक है। क्योंकि कंसाइनी जो है उसको तो सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, जिसका नाम है कमीशन।
इसको तो एक ही चीज़ से मतलब है भाई। बाकी ये जो खर्चे वर्चे मैंने कहा, कंसाइनी जितने भी खर्चे कर रहा है, जितने भी वो कर रहा है, वो सब के सब किसके ब्याह पर कर रहा है? कंसाइनर के ब्याह पर कर रहा है। ये आप ध्यान से, तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अभी और चीज़ हम समझते हैं। एक शब्द होता है यहाँ पर अकाउंट सेल। अकाउंट सेल, आप ये नहीं समझेंगे कि मैंने उल्टा लिखा है, सेल अकाउंट नहीं, सेल अकाउंट हम जानते हैं सब क्या होता है, ये अकाउंट सेल है। अकाउंट सेल का मतलब क्या होता है? अब देखिए, ये है कंसाइनर और ये है कंसाइनी। तो आप मुझे बताओ, क्या कंसाइनर ये चाहेगा कि नहीं चाहेगा कि कंसाइनी को उसने जो सामान भेजा है उस सामान के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन कंसाइनी कंसाइनर को दे? बिल्कुल, कंसाइनी की जिम्मेदारी भी बनती है कि सारी इंफॉर्मेशन कंसाइनी कंसाइनर को दे। कौन सी इंफॉर्मेशन? जैसे कितना सेल हुआ, कितना उधार हुआ, कितना बेड डेट्स हुए, कितना क्रेडिट पे सेल हुआ, कितना पैसा रिसीव हुआ, कितना तुमने कमीशन काटा, कितने तुमने खर्चे किए, मतलब एंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस यूनिट्स। ठीक है, तो सारी की सारी जितने भी यूनिट्स हैं उन पर जितना भी इनके बीच ट्रांजेक्शन हुए, सारी इंफॉर्मेशन देना कंसाइनी का जिम्मेदारी है। किसको देना? कंसाइनर को। तो कैसे देगा? फ़ोन करके या उसके घर जाकर? नहीं बेटा, ये एक लेटर तैयार करेगा। इसमें वो इन्फॉर्मेशन होगी कि मैंने कितना सेल किया, कितना उधार किया, कितने बेड डेट्स हुए, कितना स्टॉक बचा, कितना एब्नॉर्मल लॉस हो गया, कितना ये दिया, कितना वो दिया, सारी सारी इन्फॉर्मेशन। अब यही जो लेटर है इसी को ही बोला जाता है अकाउंट सेल। क्या बोला जाता है? अकाउंट सेल। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि अकाउंट सेल कौन किसको भेजता है? तो आप बोलेंगे कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अकाउंट सेल जो है उसके अंदर उसके कंटेंट क्या क्या है? तो आप बोलेंगे जितना भी इनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन है सारे सारे का बायोडाटा इसमें होता है। ठीक है, तो ये होता है अकाउंट सेल। तो आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा कि अकाउंट सेल क्या कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है? नो, फॉल्स, कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है। और उसमें क्या बातें होती है ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलो जी, अब आ जाते हैं हम इसके सबसे अच्छे मेन पार्ट पर जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप पहले यहाँ देखेंगे कि अब इसके एक बहुत अच्छे पार्ट पर आ जाए जिसका नाम है कमीशन। कमीशन, ये कमीशन वही है जो कंसाइनर कंसाइनी को देगा। क्यों देगा? क्योंकि कंसाइनी उसका सामान बिकवा रहा है, उसके बदले में कमीशन देगा, इसलिए तो वो काम कर रहा है उसके साथ। तो जो कमीशन होता है, कमीशन दिया जाता है कंसाइनर द्वारा कंसाइनी को, वो तीन तरह से दिया जाता है। कमीशन तीन तरह से दिया जाएगा। पहला कमीशन है ऑर्डिनरी कमीशन। इसका एक और नाम है सिंपल। ऑर्डिनरी कमीशन या सिंपल कमीशन। दूसरा है ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन, ये ओवरराइडिंग कमीशन क्या है हम तीनों के बारे में डिस्कस। तीसरा है डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन। तो हमें सबसे पहले तो ये, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो कभी कभी पूछ लेता है इसके बारे में कि कमीशन कितने तरह के होते हैं, और एक कमीशन के बारे में बताइए। आमतौर पर ये इंपॉर्टेंट माना जाता है डेल क्रेडर कमीशन। ठीक है, लेकिन हमें तो तीनों आने चाहिए भाई। तो कितने तरह के होते हैं कमीशन जो कंसाइनर द्वारा कंसाइनी को दिए जाते हैं? तीन तरह के। कौन कौन से? ऑर्डिनरी कमीशन या सिंपल कमीशन, और दूसरा ओवरराइडिंग कमीशन, और तीसरा डेल क्रेडर कमीशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें सबसे पहला ऑर्डिनरी कमीशन।
या सिंपल कमीशन? ऑर्डिनरी कमीशन या सिंपल कमीशन, इसको कैसे देखते हैं? देखो, ये है मिस्टर ए, फिर बोल रहा हूं मिस्टर ए नहीं बोलना, कंसाइनर बोलना है, कंसाइनर। ये है मिस्टर बी, मिस्टर बी नहीं बोलना है, कंसाइनी बोलना है, कंसाइनी, ठीक है। अब इसने कहा, ए ने कहा बी को कि भाई तुम मेरी 1000 यूनिट बिकवाओ। कितनी? 1000 यूनिट। अब ये आपको ये बताना पड़ेगा कि इसकी यूनिट है, इन यूनिट का मालिक कौन है? कंसाइनर। तो भाई यही बताएगा ना कितने में बिकवानी है एक यूनिट कंसाइनी को, वो अपनी मर्जी से थोड़ी बिकवाएगा। तो इसने बोला 1000 यूनिट बिकवाओ और एक यूनिट बिकवाओ 10 रुपये की। कितने की? 10 रुपये की। और फिर साथ में बोला इसको कि मैं आपको कमीशन दूंगा, कमीशन का जो रेट तय किया इसने, एट द रेट 10% ऑन सेल, 10% ऑन सेल, ये उसने बोला। तो इसने कहा ठीक है। अब इसने आगे जब सामान बिकवाया, इसने 1000 यूनिट तो नहीं बिकवा पाया है, मान लो जब ये कमीशन मांग रहा है उस डेट तक 1000 यूनिट तो नहीं, ये सिर्फ 900 यूनिट बिकवाया। तो सेल कितनी हुई? 900 यूनिट इंटू 10, कितना? 9000 रुपये की सेल कराई इसने। कितने की? 9000 की। अब ये सेल कितनी आई? मैं वही कहा ना, ऑन सेल, सेल आई 9000 की। तो इस 9000 पर 10%, इसका 10%, या यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे आप, 5% ले लो ताकि सेम अमाउंट ना हो, 5%। तो इस 9000 का 5% कितना होगा भाई? 450। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कमीशन। ये हमारा क्या आ गया? कमीशन। अब यही कमीशन कहलाएगा सिंपल या ऑर्डिनरी कमीशन। ये लो जी, सिंपल या ऑर्डिनरी कमीशन। चलो, ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे कमीशन की, ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है? कि देखो, वही पीछे वाला एग्जांपल लेते हैं। ये है कंसाइनर और ये है कंसाइनी। इसने कहा इसको, भाई मुझे मेरी 1000 यूनिट बिकवा दे और 10 रुपये की एक यूनिट बिकवाना। कितने की? 10 रुपये की एक यूनिट बिकवाना। ठीक है। अब इसने क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे। इसने क्या बोला कि मैं तुम्हें कमीशन जो दूंगा, कमीशन दूंगा 10% ऑन सेल प्राइस प्लस 20% ऑन अबव सेल प्राइस। इसका मतलब क्या है? 10% ऑन सेल प्राइस प्लस 20% ऑन अबव सेल प्राइस। सेल प्राइस कितना बताया कंसाइनर ने कंसाइनी को? 10 रुपये। ये सेल प्राइस है 10 रुपये। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंसाइनर ने तो कहा कि भाई तुझे 10 में तो बिकवानी ही पड़ेगी, 10 से नीचे मत आ जाना, 9.5 भी मत हो जाना। लेकिन कंसाइनर ने ये तो नहीं कहा ना कि 10 से ऊपर नहीं बिकवा सकता। तो कभी कभी ये अपना ज़्यादा कमीशन बनाने के लिए कंसाइनी 10 से ऊपर बिकवा देता है। तो वही बात है कि अगर 10 तक बिकवाएगा तो हम 10% देंगे, मतलब एक यूनिट 10 रुपये की बिकवाएगा तो हम 10% देंगे 10 तक, और 10 रुपये से ऊपर जितना भी बिकवाएगा हम उसको उसके ऊपर 20% देंगे। वही लिखा मैंने, अबव सेल प्राइस। अब देखिए, इसने पूरी की सारी यूनिट बिकवा दी, और कितने की बिकवाई? 1000 की 1000 यूनिट बिकवा दी। और कितने की बिकवाई? एट द रेट 12 के हिसाब से, 12 के हिसाब से इतने सारी की सारी यूनिट बिकवा दी। कैसे? तो अब देखिए मैं सेल कैसे कराई इसने। सबसे पहले तो इसने 1000 यूनिट सेल कराई 10 के हिसाब से, कितना? 10,000 रुपये तो ये हो गए। फिर इसने 1000 यूनिट फिर सेल कराई 2 के हिसाब से, अगर आपको समझ में आ रहा हो ये बात, तो 2000।
तो देखिए मैंने अलग अलग कर दिया, सेल प्राइस तक की सेल अलग कर दी और अबव सेल प्राइस की सेल अलग कर दी, तो मेरे पास टोटल सेल होगी 12,000। तो इसने 12,000 की सेल कराई, लेकिन मैंने क्या कहा था कि अगर मैं कमीशन को निकालूँ, इसमें कमीशन कैसे निकलेगा कि सेल प्राइस तक तो 10%, तो कितना हुआ 10,000, 10,000 का 10% कितना होगा 1,000, तो ये आ गया कमीशन। तो ये तो है, हो गया ऑर्डिनरी कमीशन जो हमने अभी निकाला था, ऑर्डिनरी कमीशन। लेकिन अबव सेल प्राइस, सेल प्राइस अबव कितना है 2 रुपये अबव है, क्योंकि 12 में बिकवाया है ना भाई, अबव सेल प्राइस, तो 2,000 पर कितना 20%, 2,000 का 10%, 200, 400 रुपये ये हो गया। यही 400 रुपये जो एक्स्ट्रा कमीशन लिया है इसी को ही बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन। तो टोटल कमीशन कितना हो गया मेरा, टोटल कमीशन 1400। तो ये तो हमने पहले भी निकाला था पिछले एग्जाम्पल में भी 1,000, तो 1,000 इज माई ऑर्डिनरी कमीशन और ऊपर उसके जो लिया वो टोटल कमीशन, ठीक है, सॉरी ओवर राइडिंग कमीशन। तो ऑर्डिनरी कमीशन प्लस ओवर राइडिंग कमीशन मिलकर आ गया टोटल कमीशन। वैसे टोटल कमीशन क्या होता है, ऑर्डिनरी कमीशन प्लस ओवर राइडिंग कमीशन प्लस डेल क्रेडिट कमीशन, तीनों कमीशन को निकालकर हम जोड़ देते हैं तो टोटल कमीशन आ जाता है। क्योंकि इस एग्जाम्पल में मैंने डेल क्रेडिट कमीशन को नहीं रखा, तो आप टोटल कमीशन हमारा ये हो गया। ये भी समझ में आ गया, हाँ जी ये भी समझ में आ गया। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन क्यों दिया जाता है, सबसे पहले तो ये देखिए, ये था कंसाइनर, ये था कंसाइनी, इसने आगे सामान बिकवाया था पब्लिक को। तो मैंने उस समय जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने कहा था भाई जो बिकवाया क्रेडिट व्रेडिट छोड़ो या कैश वैश छोड़ो, जितने बस सेल कराई। लेकिन अब हम उस चीज़ को कंसिडर, इसने जो सेल कराई सेल पब्लिक को, वो दो तरह से कराई, एक तो कैश में और एक क्रेडिट में, कैश में और क्रेडिट। मान लो इसने टोटल सेल कराई थी 10,000 रुपये की, कितने की 10,000 की, तो 10,000 में से 9,000 तो इसने कैश कराया था, तो कैश तो भाई हमारा बैड डेट्स हो नहीं सकता। अब उधार कितना कराया था इसने, 1,000 रुपये की उधार सेल की थी, लेकिन इस उधार में 500 रुपये तो मिल गए आपको, रिसीव हो गए, 500 रुपये तो रिसीव हो गए, और 500 रुपये हो गए बैड डेट्स। कितने हो गए बैड डेट्स, ये पैसे आपको नहीं मिले बैड डेट। तो मेरा क्वेश्चन अब आपसे ये है यहाँ पर कि ये जो 500 रुपये का बैड डेट्स हुआ, सेल किसने कराई थी, कंसाइनी ने, तो ये जो 500 रुपये का बैड डेट्स हुआ है, ये बैड डेट्स का लॉस कौन बियर करेगा, कंसाइनी बियर करेगा कि कंसाइनर बियर करेगा। तो देखिए नॉर्मली तो कौन बियर करेगा, क्योंकि कंसाइनी को तो सिर्फ किससे मतलब है, अपने कमीशन से मतलब है, सारी जिम्मेदारी सारा रिस्क किसका है, कंसाइनर का। तो कौन बियर करेगा, कंसाइनर बियर करेगा। लेकिन अगर कंसाइनर कंसाइनी को एक एक्स्ट्रा कमीशन दे देता है, मतलब ऑर्डिनरी कमीशन भी दे रहा है, ओवर राइडिंग भी दे रहा है, वो तो दे रहा है, उसके से अलग एक एक्स्ट्रा कमीशन दे देता है, और उसके बदले में बोलता है कि भाई मैं तुझे एक्स्ट्रा कमीशन इसलिए दे रहा हूँ कि अगर भविष्य में कोई बैड डेट्स होता है तो वो लॉस तो बियर करेगा, ठीक है। तो ऐसे कमीशन को बोला जाता है डेल क्रेडिट कमीशन। मतलब डेल क्रेडिट कमीशन तब दिया जाता है जब कंसाइनर कंसाइनी को बताता है कि अब बैड डेट्स का लॉस तू बियर करेगा। तो आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछेगा कि भाई अगर क्वेश्चन में डेल क्रेडिट कमीशन है तो लॉस कौन बियर करेगा बैड डेट्स का, तो आप बोलेंगे कंसाइनी। लेकिन अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं है, मतलब कंसाइनर ने कोई डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया कंसाइनी को, तो बैड डेट्स का लॉस कौन बियर करेगा, कंसाइनर, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, बच्चे पूछते हैं कि सर मान लो बैड डेट्स तो हुआ 500 का, और जो कमीशन दिया गया है वो दिया गया है या तो 100 रुपये का कमीशन दिया जा रहा है या 10,000 का, तो भाई ये उनकी आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अगर इसका 500 का लॉस हुआ है और सिर्फ पहले ही, क्योंकि लॉस होने से पहले ही तय होता है ना डेल क्रेडिट कमीशन, तो ये 100 रुपये, तो फिर भी 400 रुपये का इसको लॉस है, तो ये भी इसका रिस्क। अगर ये इसने 10,000 रुपये दिए थे और लॉस सिर्फ 500 का हुआ है, तो 9,500 का इसको प्रॉफिट हो गया, तो हम उस चीज़ को नहीं देखेंगे भाई, हम तो सिर्फ ये देखेंगे डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है, तो कुछ जो अमाउंट उन्होंने तय किया होगा, कुछ परसेंटेज तय की होगी, कुछ आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही तय की होगी, बाद में जो होगा वो अलग बात है, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात यहाँ पर यह है कि डेल क्रेडिट कमीशन जो है वो किस पर कैलकुलेट होता है, टोटल सेल, टोटल सेल मतलब कैश प्लस क्रेडिट, टोटल सेल पर या क्रेडिट सेल पर। तो देखिए
वैसे तो किस पर होना चाहिए, क्रेडिट सेल पर, क्योंकि क्रेडिट पे दिया है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो किस पर करेंगे, टोटल सेल पर। मान लो डेल क्रेडिट कमीशन ने बताया था 10% देंगे हम डेल क्रेडिट, तो टोटल सेल का 10%, 1000 रुपये का डेल क्रेडिट कमीशन हो गया। अब हमारा पीछा कितना था, 1400 रुपये था वो था, और 1000 ही आ गया, तो 2400 ये हो गया पूरा टोटल कमीशन 2400। ठीक है, तो ये था हमारा तीनों कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन और डेल क्रेडिट कमीशन। तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ टोटल कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन प्लस ओवरराइडिंग कमीशन प्लस डेल क्रेडिट कमीशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ये निकालने के लिए। जब हम क्वेश्चन में करेंगे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में आती है निकालने में, इसमें और एक अनसोल्ड स्टॉक में और एबनॉर्मल लॉस में, 3 चीज़ होती है निकालने के इस चैप्टर में। चलिए जी, अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये है कंसाइनर, और ये है कंसाइनी। ठीक है, कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनर कंसाइनी को सामान तो भेजता है, ये तो हमें पता है, 2 तरह से सामान भेज सकता है। कितने तरह से, 2 तरह से सामान भेज सकता है, दोनों तरह से, एट कॉस्ट और एट सेल प्राइस। यहाँ पर हम सेल प्राइस को आईपी बोलेंगे, इनवॉइस प्राइस। ठीक है, एट कॉस्ट और एट इनवॉइस प्राइस। तो अब आप यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे। तो पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में यही बन गया कि कंसाइनर कंसाइनी को कितने तरह से सामान बेच सकता है। आप बोलेंगे दोनों तरीके से, कॉस्ट पर भी बेच सकता है और इनवॉइस प्राइस मतलब सेल प्राइस पर भी बेच सकता है। तो आप यहाँ कंफ्यूज हो गए हैं क्या, कि सर आपने बताया था कि कंसाइनर कंसाइनी को जब सामान भेजता है वो सेल नहीं है, वो सेल नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रांसफ़र है। क्या है, सिर्फ एक ट्रांसफ़र। तो हम ये तो समझ गए, तो जब वो सेल नहीं है तो ट्रांसफ़र है, तो वो तो हम कॉस्ट पर ही भेजेंगे, ये तो हम समझ गए कॉस्ट पर क्यों भेजा जाता है। लेकिन सेल पर क्यों भेज रहे हैं, अभी भी तो जब कंसाइनर कंसाइनर अभी भी तो ये सेल नहीं है, तो भेजा क्यों जा रहा है। तो देखिए सिर्फ इसका एक रीज़न है, कंसाइनर क्या चाहता है वो अपने, क्योंकि उसके भी कॉम्पिटिटर होंगे कंसाइनर के, तो वो अपने कॉम्पिटिटर से अपनी कॉस्ट को छिपाने के लिए इनवॉइस प्राइस पर सामान भेजता है, ताकि जब बिल कटे और मार्केट में इशू हो तो उसकी कॉस्ट ना पता चल सके उसके कॉम्पिटिटर को। इस वजह से वो सेल प्राइस उसमें प्रॉफिट जोड़कर भेज देता है, हालांकि इसको भेजना प्रॉफिट नहीं है। तो फिर सर उसको डील कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, जब इसके पास सामान पहुंच जाता है तो वहाँ से फिर प्रॉफिट निकाल के अलग साइड में डाल उसका प्रॉफिट निकाल देते हैं, जिसको हम रिजर्व के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा एग्जाम में कि कंसाइनर कंसाइनी को कॉस्ट पर सामान बेच सकता है, आप बोलेंगे यस। इनवॉइस प्राइस पर सामान बेच सकता है मतलब सेल प्राइस पर, आप बोलेंगे यस। और क्यों कॉस्ट पर भेजने का रीज़न क्या है, वो तो हमें पता ही है, क्योंकि भाई कंसाइनर कंसाइनी को सामान जब बेचता है वो सेल नहीं है, वो ट्रांसफर है, इसलिए कॉस्ट पर ही जाना चाहिए। तो इनवॉइस पर क्यों भेजा है, इनवॉइस पर इसलिए ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर से अपनी कॉस्ट को छिपा सकें। लो जी, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ 2 तरह के ही क्वेश्चन करने हैं, कि जब कंसाइनर कंसाइनी को कॉस्ट पर सामान बेचता है और जब कंसाइनर कंसाइनी को इनवॉइस प्राइस पर सामान बेचता है। ठीक है, इनवॉइस प्राइस मतलब सेल प्राइस। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द यूज कर रहा हूं मैं, एबनॉर्मल लॉस। सबसे पहले तो शब्द यूज करूंगा लॉस। लॉस 2 तरह के होंगे, एक तो नॉर्मल लॉस, और एक एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है, देखिए ऐसा लॉस जो हम चाह कर भी नहीं रोक सकते, हम कितना ही एहतियात बरत लें फिर भी हम उस लॉस को नहीं रोक सकते,
लॉस वो होना ही होना है, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, सॉरी नॉर्मल लॉस। जैसे आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं गाड़ी में, तो जब वो पेट्रोल डालता है, आपने कहा भाई 100 रुपये का पेट्रोल डाल दे, उसने 100 रुपये का पेट्रोल डाला, लेकिन आपकी जो टंकी है उसमें सिर्फ पेट्रोल आया 99 रुपये कुछ पैसे का, मतलब मान लो 10 पैसे का उड़ गया, तो वो उड़ना ही उड़ना है भाई, डालते हुए 10 पैसे का 5 पैसे का उड़ जाता है, तो वो क्या है, वो हमारा नॉर्मल लॉस है। उसको हम क्या करेंगे, रोक नहीं सकते, कितना ही एहतियात बरतें हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मजदूर सीमेंट का कट्टा उठाता है और वो पटकता है फिर, तो उससे सीमेंट झड़ता ही झड़ता है, तो भाई उसको हम रोक नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसा लॉस जो हम कितना ही एहतियात बरत लें तो हम उसको बिल्कुल भी रोक नहीं सकते, कहलाता है नॉर्मल लॉस। अब इसका इम्पेक्ट क्या होता है, देखो नॉर्मल लॉस क्या करता है, नॉर्मल लॉस पर यूनिट कॉस्ट को बढ़ा देता है। अब देखिए कैसे, ये है एक बंदा है, ये दूसरा ए और बी, ये ए और बी है, इसने इसको सामान भेजा, कितना, इसने इसको ऑर्डर दिया था, बी ने इसको ऑर्डर दिया था कि भाई मुझे 1000 यूनिट भेज दे, कितनी, 1000 यूनिट भेज दे, यूनिट सेंड कर दे मुझे, कितने के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से, और इसने इसको 10,000 रुपये दे दिए, कितने, 10,000 रुपये दे दिए। अब जब यूनिट इसके पास आएगी यूनिट, तो इसको भी, बी को भी पता है, ए को भी पता है कि जो यूनिट आएगी वो आएगी 9,999, एक यूनिट खराब होनी होनी है, नॉर्मल लॉस है। तो इसके पास यूनिट कितनी पहुंची, 9,999, लेकिन इसने पेमेंट कितने का किया था, पूरा टोटल 10,000 का। तो अगर मैं 10,000 को 1,000 से डिवाइड करूं तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, 10 रुपये, लेकिन यूनिट तो मेरे पास कितनी आई है, 999, तो अब मैंने पेमेंट कितना किया, 10, तो 10,000 को 999 से डिवाइड करूँ तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अब आपको पता है नॉर्मल लॉस कौन बियर करेगा, सेलर की परचेजर, परचेजर बियर करता है, क्योंकि उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये इंपैक्ट होता है नॉर्मल लॉस का। चलो जी, ये भी समझे हम। एक होता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है कि हमारी कमियों की वजह से लॉस हुआ। अगर मान लो मैंने कुछ सामान भेजना है, जैसे अभी बताया मैंने कि हमें मेरठ सामान भेजना है, कांच का सामान भेजना है, तो अगर कांच का सामान भेजना है, ट्रक में भेज रहे हैं, तो भाई अच्छे से पैकिंग होनी चाहिए ना। हमने अच्छे से उसकी पैकिंग नहीं करी, वो जाता जाता बीच में जो ढहके लगे उसके वो टूट गया। तो अगर हम अच्छे से पैकिंग करते तो वो टूटता ना। तो हमारी गलतियों की वजह से जो लॉस होते हैं उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। क्या, एबनॉर्मल। अब यहाँ पर बस इस उसमें चैप्टर में कंसाइनमेंट में ध्यान रखना, एबनॉर्मल लॉस की जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, किस पर करेंगे, कॉस्ट पर करेंगे, किस पर, एट कॉस्ट। चाहे कंसाइनर कंसाइनी को सामान कॉस्ट पर भेजे, चाहे कंसाइनी कंसाइनर को सामान, सॉरी कंसाइनर कंसाइनी को सामान इनवॉइस प्राइस पर भेजे, दोनों ही केस में हम इसको हमेशा कॉस्ट पर ही कैलकुलेट करेंगे। तो एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन हमेशा किस पर होगी, कॉस्ट पर। चाहे कंसाइनर कंसाइनी को किसी पर भी सामान भेजे, कॉस्ट पर भेजे या इनवॉइस प्राइस पर भेजे। लेकिन वहीं एक शब्द और यूज़ कर रहा हूँ मैं, अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक क्या होता है, कंसाइनी के पास जो सामान बचा रह गया, जो बिका नहीं है, तो वो है अनसोल्ड स्टॉक। अब उसकी भी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। अब देखिए अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन दो तरह से होगी। कैसे, अगर कॉस्ट पर भेजा है तो कॉस्ट पर होगी, अगर इनवॉइस पर भेजा है तो इनवॉइस पर होगी। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन किस पर होती है, तो आप बोलेंगे ऑलवेज कॉस्ट पर। फिर पूछेगा अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन किस पर होती है, तो आप बोलेंगे जिस पर भी सामान भेजा है कंसाइनर ने कंसाइनर को, उसी पर होगी। कॉस्ट पर भेजा है तो, अरे भाई अगर कॉस्ट पर भेजा है तो बचेगा भी किस पे, कॉस्ट पर बचेगा। इनवॉइस पे भेजा है तो बचेगा भी किस पे, इनवॉइस पे बचेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ जाता है कि चलो सर मान लिया हमने कि इनवॉइस पर सामान भेजा है और वहाँ बचा भी इनवॉइस पर, लेकिन स्टॉक को तो इनवॉइस पे रिकॉर्ड ही नहीं करते ना, उसको तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए आपको, एज पर AS2 कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर करना चाहिए। ठीक है, तो मैं फिर बोलूँगा मान लो हमने इनवॉइस पर भेजा है और इनवॉइस पर ही हमने उसको कैलकुलेट किया है, तो उसमें से फिर प्रॉफिट हटा देंगे भाई, ऑटोमेटिकली कॉस्ट पर आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये था हमारा मतलब चैप्टर जिसका नाम था कंसाइनमेंट। अब हम इसके आगे इसके जो दो तरह के क्वेश्चन हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं,
कि जब कंसाइनर कंसाइनी को कॉस्ट पर सामान बेचता है, जब कंसाइनी कंसाइनर को कंसाइनी को इनवॉइस प्राइस पर सामान बेचता है। बस ये 2 तरह के हमें क्वेश्चन करने और चैप्टर खत्म हो जाता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आज तक ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें ये ना आया। MCQ वाले एग्जाम हो या फिर सब्जेक्टिव एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। MCQ में भी लगभग 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं इसके, और उसमें एक ही क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव जो पेपर है उसमें एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी 7-8 नंबर का। तो वेटेज बराबर है, MCQ पेपर दे रहे हो आप तब भी और सब्जेक्टिव दे रहे हो तब।